हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, पॉलिटी, रिलीजियन, इकोनॉमी और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में। देखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई थी नाइल रिवर की वैली में, मतलब नाइल रिवर के पास। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था वो दो रिवर्स के बीच में हुई थी डेवलप, ऐसे ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नाइल रिवर के वैली में हुई थी डेवलप। जो एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए, फेरोज के लिए। फेरोज मतलब होता है जो वहाँ के जो रूलर्स थे, ठीक है, जो किंग्स या रूलर्स थे। ममीज़, इजिप्शियन ममीज़ हमने सुना है बहुत बार। टोम्स मतलब जो वहाँ पे टोम्स बनी होती है ना, कब्र हम जिसको कहते हैं, वो जो कि बहुत कई साल पहले ही फ्लरिश्ड हो चुकी है, खो चुकी है, ठीक है, मतलब किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ये खो चुकी हैं। देखो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ इस सिविलाइजेशन में नहीं, जो भी सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी हमने पढ़ा, उसमें भी वो रिवर के पास था। तो जो भी सिविलाइजेशन रिवर के पास होती है ना, उसमें एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती ही होती है कि वहाँ पे साल में एक बार या तो फ्लड आएगी या ड्रॉट होगा, मतलब सूखा पड़ जाएगा नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से। क्योंकि जैसे देखो, किसी मौसम में बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो सी ओवरफ्लो हो जा रही है, तो फ्लड्स आ रही हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है तो वो सी सूखती जा रही है, उसका पानी लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। अब ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि इनकी वजह से जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो इसकी वजह से सिविलाइजेशन पे असर पड़ता था। वो पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो फ्लरिश्ड हो जाती थी, मतलब बाढ़ आ गई तो उनका सारा आर्टिफैक्ट्स, उनने जो भी चीज़ें बनाए थे, उनके हाउस, वो सब उसके साथ चले जाते थे, ठीक है, तो वो सिविलाइजेशन ही फ्लरिश्ड हो जाती थी। फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे। हमें कैसे पता चलता है कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसके बारे में, कि उससे क्या क्या चीज़ें मिली थी या वो सिविलाइजेशन कैसे थी। तो पर हमें पता चलता है मॉन्यूमेंट्स से, ऑब्जेक्ट से, आर्टिफैक्ट से, जो भी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल साइट्स से रिकवर हुई हैं, जो भी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिली हैं, उन चीज़ों से पता चलता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए ही है वो है हेरियोग्लिफ्स, ठीक है। हेरियोग्लिफ्स जो थी, मतलब हेरियोग्लिफ्स क्या होता है, ये एक राइटिंग है, जो राइटिंग का सिस्टम है जो एंशियंट इजिप्ट में यूज़ होता था, ठीक है। हेरियोग्लिफ्स जो है वो सिर्फ एंशियंट इजिप्ट का राइटिंग का सिस्टम है जो एंशियंट इजिप्ट की ही लैंग्वेज में यूज़ होता था। ये डिसाइफर हुई है। देखो, हमें अभी तक तो पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई थी, लेकिन मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी थी। वैसे ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो हेरियोग्लिफ्स हैं, ये हम कह सकते हैं कि इसे सिंबॉलिकल वे में भी लिखा जा सकता था, ठीक है, सिंबल्स को यूज़ करके भी लिखा जा सकता है, या राइटिंग में भी लिखते थे। ये भी डिसाइफर हो चुकी है, इसे भी पढ़ा जा चुका है। फिर आते हैं हिस्ट्री, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री। एंशियंट इजिप्ट पहले मेडिटेरेनियन सी के पास था, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी हमें पता है, उसके पास था ऑलमोस्ट 30 सेंचुरीज तक। फिर उसके बाद जब इसका यूनिफिकेशन हुआ, अब देखो, एंशियंट इजिप्ट पहले कैसा था कि छोटी छोटी सिटीज़ हैं, लोगों ने अपने अपने ही एक ग्रुप टाइप से बना लिया है, वहीं लोग अपने ग्रुप में रह रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे, ठीक है, मतलब यहाँ से वहाँ। लेकिन जब उसके बाद इसका यूनिफिकेशन हुआ 3100 बीसी में, 3100 बीसी में क्या हुआ, एक जो किंग था उसने इन सभी छोटे छोटे जगहों को, सभी छोटे छोटे स्टेट्स को, टाउन्स को एक किया और उसको पूरा एक इजिप्ट बनाया, ठीक है, उसको कैप्चर करके। फिर 3100 बीसी से जब तक इसको लास्ट में, मतलब इसको कॉन्क्वेस्ट किया गया, इसको जीता गया अलेक्जेंडर के द्वारा। अलेक्जेंडर ने इसे जब 332 बीसी तक जीता, वहां तक का हमें पूरा अपना हिस्ट्री पढ़नी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, ठीक है, 3100 बीसी से 332 बीसी तक।
एक और चीज़, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसमें 31 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। 31 डायनेस्टीज़ रूल्ड ओवर इजिप्ट। अब स्टार्ट करते हैं जो पीपल थे इजिप्ट में। देखो अभी तक तो इनका कैसा चल रहा था कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे थे, यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे, कहीं यहाँ पे सूखा पड़ रहा था या कहीं जगह पे फ्लड आ रही थी, तो ये लोग यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे। लेकिन 6000 BC से पीपल इजिप्ट में परमानेंट सेटल होने लगे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हम कह सकते हैं 6000 BC से। यहाँ पे ना स्मॉल विलेजेस थी, तो स्मॉल विलेजेस इमर्ज्ड हुई, स्मॉल विलेजेस एक दूसरे से जुड़ के स्टेट्स बनी। ठीक है, ये छोटी छोटी जो विलेजेस थी ये एक दूसरे से जुड़ के स्टेट्स बनी। कब तक? तब तक जबकि इनको पूरे मतलब ये 2 किंगडम्स में बन गया। छोटी छोटी विलेजेस जुड़ के तब तक बड़े बड़े स्टेट्स बनी जब तक ये 2 किंगडम्स में बन गया। अब 2 किंगडम इमर्ज हुए, एक था लोअर इजिप्ट और एक था अपर इजिप्ट। लोअर इजिप्ट नाइल रिवर का जो डेल्टा था, नाइल रिवर के डेल्टा के ऊपर वाली साइड, ठीक है, ऊपर वाली साइड मेडिटेरेनियन सी थी नॉर्थ में, उसको बोला जाता था मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में। नाइल रिवर का अपर डेल्टा उसको बोला जाता था लोअर इजिप्ट। और जो अपर इजिप्ट है वो नाइल वैली के साउथ में था। अपर इजिप्ट साउथ में था, लोअर इजिप्ट नॉर्थ में था। अब इसका रीज़न ये था क्योंकि जो नाइल रिवर थी ना वो फ्लो होती थी साउथ से नॉर्थ में। तो जो इजिप्ट के लोग थे, पीपल थे, उनका ये मानना था कि ये जो रिवर है साउथ से नॉर्थ में फ्लो हो रही है, तो जो साउथ वाला एरिया है वो ऊंचाई पे है, तो उसको अपर इजिप्ट बोला गया। और जो नॉर्थ वाला एरिया है वो मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसको लोअर इजिप्ट बोला गया। ऐसा इन लोगों का मानना था। इसलिए जो साउथ वाला एरिया था वो अपर इजिप्ट था और जो नॉर्थ वाला एरिया था वो लोअर इजिप्ट था। अब उसके बाद अराउंड 3100 BCE किंग मैनस, देखो अभी हमने जो देखा था ना कि 3100 BC में इसको दोनों किंगडम्स को यूनाइट कर दिया गया था, तो 3100 BC में किंग मैनस ने इन दोनों लैंड्स को, अपर इजिप्ट लोअर इजिप्ट को यूनाइट किया और उसको पूरा एक इजिप्ट। अब इन्होंने यूनाइट कर दिया, तो इनके यूनाइट करने की वजह से ना, क्योंकि पूरा एक बड़ा इजिप्ट बन गया, तो अब हिस्टोरियंस को ये दिक्कत हुई कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, वो एक लॉन्ग हिस्ट्री हो गई, जिसकी वजह से इन्हें डिफरेंट हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना पड़ा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एजेस मतलब पीरियड्स, ठीक है, हिस्ट्री के। पहला है अर्ली डायनेस्टिक पीरियड। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड है 3100 से 2575 BC। ठीक है, इसमें हमें हेलियोग्राफिक्स राइटिंग मिली, हेरियोग्लिफिक्स राइटिंग मिली। हेलियोग्राफिक राइटिंग मतलब कैसे, ये जो राइटिंग यूज होती थी ना ये रिकॉर्ड रखने के लिए होती थी, ठीक है, टू कीप रिकॉर्ड्स। जैसे थिंग्स लाइक रॉयल डिग्रीज हो गई, जो लोगों ने टैक्सेस दिए, लोग हैं, लोगों ने पीपल है, कॉमन पीपल, उन लोगों ने जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी या जो किंग होता था उनको ये ग्रेन्स वगैरह देते थे, ठीक है, एज अ टैक्स ग्रेन्स पे करते थे, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उसको बोला जाता था हेलियोग्राफिक्स राइटिंग, हेलियोग्राफिक राइटिंग, ठीक है। और इसी में अर्ली डायनेस्टिक पीरियड में ही फेरोज जो थे मतलब एक तरीके के किंग, फेरोज जो थे वो ये क्लेम करती थी कि वो जो है, देखो हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी सेम पढ़ा था कि जो किंग लोग रहते थे ना वो हमेशा यही बोलते थे कि मुझे भगवान ने आज्ञा दी है, मैं गॉड की मर्जी से रूल कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये फेरोज थे, तो ये जो फेरोज थे ये भी यही क्लेम करते थे। एक गॉड है फैल्कन गॉड ऑफ होरस, फैल्कन गॉड होरस, ये कहते थे कि ये लोग उनके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब जो फैल्कन गॉड ऑफ होरस है ये इनके पूर्वज हैं, ठीक है, और ये इनकी पीढ़ी है।
इसलिए इन लोगों ये कहते थे, लोगों से, कॉमन पीपल से फेरोज ये कहते थे कि आपको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। ये था अर्ली डायनेस्टिक पीरियड के बारे में। फिर है ओल्ड किंगडम। ओल्ड किंगडम का टाइम पीरियड है 2575 BC टू 2150 BC। ठीक है। ओल्ड किंगडम को एज ऑफ पिरामिड्स भी बोला जाता था। एज ऑफ पिरामिड इसे इसलिए बोला जाता था क्योंकि अब ना जो फेरोज थे तो उनके पास इनफ, मतलब उनके पास इतनी पावर आ गई थी, इतनी वेल्थ आ गई थी कि उन्होंने पिरामिड्स बनाना शुरू किए, पिरामिड्स बनवाने शुरू किए अपने ओनर में। ठीक है। फिर आता है फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड 2181 से 2055 BC। ये जो फेरोज थे इस पीरियड में, फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड में जो फेरोज थे उनकी पावर चली गई। ठीक है। क्योंकि ड्रॉट आई, ड्रॉट मतलब वहाँ पे सूखा पड़ गया, तो फेरोज की पावर चली गई और जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया। अब देखो सूखा पड़ गया तो लोगों के पास ग्रेन्स भी नहीं थे कि वो इन सेंट्रल अथॉरिटी इन फेरोज को टैक्स पे कर सके, ग्रेन्स दे सके, तो धीरे धीरे इन लोग की पावर जाने लगी, इनका कंट्रोल उन पे से जाने लगा। लेकिन जो उस एरिया के, छोटे छोटे एरिया के जो लोकल लीडर्स होते थे ना, उनने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उनने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ग्रेन्स हमें सेंट्रल अथॉरिटी को देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ग्रेन्स से ही अपना गुजारा करेंगे। फिर उसके बाद मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम में का टाइम पीरियड है 2055 से 1786 BC। देखो अराउंड 1938 BC एक किंग थे। ठीक है। अराउंड 1938 BC एक किंग थे, इन्होंने रीयूनाइट किया इस पूरी कंट्री को। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि ये तो रीयूनाइट हो चुका था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड में इनकी पावर गई, फेरोज की पावर गई, तो ये सब अलग अलग हो गए फिर से। ये मतलब छोटी छोटी विलेजेस में बट गए क्योंकि लोकल अथॉरिटीज ने टेक कर लिया था। तो 1938 BC में इसे फिर से इस कंट्री को यूनाइट किया गया। ठीक है। और ये जो एरा था ये जाना जाने लगा इजिप्ट के कुछ ग्रेटेस्ट पीस ऑफ आर्ट बनाने के लिए। मतलब इजिप्ट में कुछ ऐसी बहुत सी कलाकृतियाँ या बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि पिरामिड्स, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है करनक टेम्पल। करनक टेम्पल इजिप्ट का सबसे फेमस और बहुत ही पुराना एंशियंट टेम्पल है, वो भी इसी पीरियड में बनवाया गया। फिर आता है सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड 1786 से 1567 BC। सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड जो था उसमें फिर से फेरोज की पावर लॉस्ट हो गई। ठीक है। फेरोज की पावर फिर से चली गई। इजिप्ट जो था वो फिर से डिवाइड हो गया छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी विलेजेस में। ठीक है। और सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड में इन्वेडर्स आने लगे, इन्वेजन होने लगा फॉरेनर्स का। ठीक है। इन्वेडर्स आने लगे, वो इन छोटे छोटे स्टेट्स पे अटैक करने लगे, उनको अपने अंडर लाने लगे। फिर आता है न्यू किंगडम। न्यू किंगडम का टाइम पीरियड है 1567 से 1085 BC। न्यू किंगडम में देखो अंडर द फर्स्ट किंग ऑफ 18th डायनेस्टी, अभी मैं अपन ने देखा था कि 31 डायनेस्टीज ने रूल किया है। ठीक है। 31 डायनेस्टीज ने इजिप्ट पे रूल किया है। तो जो 18th डायनेस्टी का फर्स्ट किंग थे वो उन्होंने इजिप्ट को जीता, जीत के उन्होंने इजिप्ट को रीयूनाइट किया। देखो रीयूनाइट कैसे करते थे, अब इन्होंने अटैक किया, छोटी जो विलेजेस थी वहाँ पे जो उनके फेरोज थे विलेजेस के, उनको जीता। ऐसे ही जीतते जीतते इन्होंने सारे फेरोज को हराया, जगह को जीता और उसको अपने अंडर में करके यूनाइट कर दिया। तो न्यू किंगडम में भी इसे फिर से यूनाइट किया गया। और न्यू किंगडम में पहली बार फर्स्ट फीमेल रूलर जो थी, फर्स्ट फीमेल फेरो जो थी, उन्होंने 21 ईयर्स तक रूल किया। पहली बार फीमेल रूलर बनाई गई, फीमेल फेरो बनाई गई और उन्होंने भी 21 ईयर्स तक रूल किया। न्यू किंगडम में वर्ल्ड्स फर्स्ट देखो न्यू किंगडम में ना
सबसे इम्पोर्टेंटली मार्क्ड है, या हम कह सकते हैं रिकॉर्डेड, नोटेड, जो भी है नोटेड है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, ये जो 18th डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, तो इन्होंने पूरा एरिया, जो पूरा इजिप्ट है, वो पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर रिकॉर्डेड है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम कहाँ से, नोबिया से लेके यूफ्रेट्स रिवर तक। यूफ्रेट्स रिवर मतलब मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के भी कुछ पार्ट आ गया इसके अंदर। तो सबसे बड़ा एरिया या सबसे लार्जेस्ट हम कह सकते हैं जीत थी वो इनकी। फिर आता है थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड 1085 से 664 BC। इस टाइम फिर से ड्रॉट आई। ठीक है, ड्रॉट आई, फॉरेजन इन्वेडर्स आए। जो फॉरेजन इन्वेडर्स आए तो इजिप्शियन जो एम्पायर था या इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी वो क्लैश हो गई। क्लैश मतलब जैसे एक असाइरियन एम्पायर था, हमने पढ़ा था ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कि असाइरियन एम्पायर ग्रो हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। वैसे ही असाइरियन एम्पायर की जब ग्रोथ होने लगी तो वो इजिप्शियन एम्पायर के साथ क्लैश हो गया। ठीक है, फिर आता है लेट पीरियड। लेट पीरियड का टाइम पीरियड है 656 से 332 BC। इस पीरियड में मतलब लास्ट टाइम जो एंशियंट इजिप्ट था, ये पीरियड मार्क्ड है एंशियंट इजिप्ट को नेटिव इजिप्शियन, मतलब जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने ही रूल किया था। ये लास्ट पीरियड था जिसमें इजिप्ट के लोगों ने इजिप्ट को रूल किया था, नेटिव इजिप्शियन ने। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो पर्शिया से लड़ाई हुई। ठीक है, इन 1525 BC द बैटल ऑफ प्लीवसम, ये बैटल हुआ पर्शियन किंग के साथ। ठीक है, तो पर्शियन किंग इसमें जीते, जो पर्शियन किंग था वो जीते, और इजिप्ट भी पार्ट हो गया काय का, पर्शियन एम्पायर का। तो लेट पीरियड में पहले तो इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि ये लास्ट पीरियड था जिसमें इजिप्शियन लोगों ने रूल किया। फिर उसके बाद लेट पीरियड में पर्शियन किंग ने जीता और इजिप्ट जो था वो पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन गया। फिर लास्ट आता है मैकेडोनियन और टॉलमिक इजिप्ट। इस पीरियड का टाइम पीरियड है 332 से 30 BC। देखो इस पीरियड में ना 332 BC के समथिंग अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर, इन्हें सिकंदर भी बोला जाता था। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, इन्हों मैकेडोनियन आर्मी के साथ इन्होंने पर्शियन एम्पायर को डिफीट किया और इजिप्ट को अपने अंडर, मतलब इजिप्ट को कॉन्कर किया, जीत लिया। इजिप्ट अब इनके अंदर में था। और देखो ये रिकॉर्डेड है, या इनके नाम पे एक रिमार्क है सबसे बड़ी वीरता का, मतलब इनके नाम पे वीरता रिकॉर्डेड है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, इन्होंने इतनी बड़ी पर्शियन आर्मी को, सिर्फ एक ही आर्मी मैकेडोनियन आर्मी के साथ इन्होंने इतनी बड़ी पर्शियन आर्मी को हराया और इतने बड़े एरिया को, इजिप्ट को पूरा कॉन्कर किया, जीता। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर जो थे, आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर के कोई वंशज नहीं थे, या इनका कोई बेटा नहीं था जो इनके बाद रूल कर सके। ठीक है, इनके वंश नहीं थे। तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो इजिप्ट वॉज रूल्ड बाय द लाइन ऑफ मैकेडोनियन किंग्स, मतलब जो मैकेडोनियन किंग्स थे ना, जैसे अलेक्जेंडर का जनरल था टॉलमी। ठीक है, तो टॉलमी ने रूल करना शुरू किया, क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उनके तो कोई वंशज थे ही नहीं। तो जो अलेक्जेंडर के जनरल थे टॉलमी, तो उन्होंने रूल करना शुरू किया, और फिर उसके बाद ऐसे ही टॉलमी की डिसेंडेंट्स ने रूल करना शुरू किया। ठीक है, टॉलमी की लाइनेज चलती रही पूरी, उनने ही रूल किया फिर पूरे इजिप्शियन को। इसके बाद रोमन रूल चला पूरे 600 साल तक, मतलब 600 ईयर्स तक फिर रोमन रूल चला। ठीक है, फिर आते हैं हम पॉलिटी पे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, गवर्नमेंट, मतलब जो भी वहाँ पे रूल करने वाले पीपल थे,
तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एंशियंट इजिप्ट में फेरोज का रूल चलता था। फेरोज मतलब मैंने बताया था किंग होता है, ठीक है, जो रूल करता है। तो जो फेरोज थे उनके पास एब्सोल्यूट मतलब पूरी पावर फेरोज के पास ही थी। और जो पीपल थे वहाँ के, उनका ऐसा मानना था कि जो फेरोज हैं वो गॉड के डिसेंडेंट्स हैं, भगवान के वंशज हैं, ठीक है। और उन लोग का ऐसा भी मानना था कि जो फेरोज हैं वो खुद ही गॉड हैं। और इनको ऐसा बिलीव, फेरोज मतलब उन्हीं लोगों ने जो रूल करते थे, फेरोज उनने ही कॉमन पीपल को ऐसा बिलीव दिलाया था। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि इन लोग ने ही बोला था कि हम गॉड के डिसेंडेंट्स हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। फेरोज जो थे वो ही एक सुप्रीम पावर या अथॉरिटी थे, जैसे किंग होता है। तो फेरोज के ही अंडर में सारी लैंड आती थी। फेरोज ही आर्मी को कमांड करते थे, पूरी आर्मी को देखना और इरिगेशन सिस्टम कंट्रोल करना, ठीक है। फिर जैसे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी तो जो कॉमन पीपल थे उनका हो जाता था उसमें, और उनके पास जो क्रॉप्स बाकी की बचती थी ना, जो ग्रेन्स बचते थे, तो वो फेरोज को सरप्लस के रूप में मतलब टैक्स के रूप में ये क्रॉप्स देते थे, ठीक है। फेरोज देखो, अब सिर्फ फेरोज अकेले तो इतना सारा मेंटेन कर नहीं सकते थे, सारा सिस्टम के सब कुछ देखना, ग्रेन्स का रिकॉर्ड रखना, लैंड मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, हर चीज़। तो फेरोज ने अपॉइंट किए ऑफिशियल्स, उनने अपने नीचे काम करने वाले लोगों को अपॉइंट किया उनको असिस्ट करने के लिए। फेरोज जो थे वही सारे डिसीजंस लेते थे, मतलब उनने लोगों को तो अपॉइंट किया था, लेकिन वो जो लोग थे वो पहले फेरोज के पास जाके उनसे कमांड लेते थे, उनके ही सारे डिसीजंस, चाहे वो गवर्नमेंट अफेयर्स के बारे में हो या जस्टिस के बारे में हो, किसी को न्याय दिलाना हो, किसी की लैंड से रिलेटेड हो, हर चीज़ का डिसीजन फेरोज ही लेते थे। फिर ऑफिशियल्स जो थे उनसे पूछ के ही सारे काम करते थे। बिगिनिंग ऑफ द ओल्ड किंगडम मतलब जैसे ही ओल्ड किंगडम वाला टाइम पीरियड शुरू हुआ, इजिप्शियंस जो थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। मतलब अभी तक तो सिर्फ फेरोज के अंदर ऑफिशियल्स आ रहे थे कि एक ऑफिशियल है या एक इंसान है वो ये देख लेगा, कोई भी लैंड वाली चीज़ देख लेगा, रेवेन्यू या टैक्स वाली चीज़ देख लेगा, और दूसरा जो है वो आर्मी का कमांडर इन चीफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इनने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया और इन्होंने ऑफिशियल्स और ज़्यादा बनाए। मतलब जैसे एक राजा का दरबार लगता है ना, तो उसमें मंत्री होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, वैसे ही इनने अपना सिस्टम बनाना शुरू किया। तो ऐसे इन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस अपनी सेटअप की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इजिप्शियन सोसाइटी, मतलब जो इजिप्ट में जो इनका सोशल सिस्टम था वो कैसे चलता था। तो जो एंशियंट इजिप्शियन सोसाइटी थी ना, उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सबसे ऊपर तो फेरोज आते थे, ठीक है। फिर फेरोज के बाद जो पीपल बिलो द फेरोज मतलब जो फेरोज के बाद पीपल आते थे लोग, वो अपर क्लास में आते थे। उनमें आते हैं अपर क्लास इंक्लूड्स प्रीस्ट, कोर्ट नोबैलिटी, लैंडेड नोबैलिटी। देखो फेरोज के बाद जो पीपल आते थे जैसे प्रीस्ट हो गए, प्रीस्ट क्यों ज़रूरी थे, क्योंकि ये लोग ना फ्यूनरल रिट्स परफॉर्म करते थे, किसी की डेथ हो जाती थी तो उन्हें अच्छे से बरी करना, उनकी सारी क्रियाक्रम करना, ये प्रीस्ट करते थे, और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाना, गॉड से कनेक्ट करना, ठीक है, ये प्रीस्ट करते थे। तो प्रीस्ट और कोर्ट नोबैलिटी, जो कोर्ट में लोग थे ना, जैसे राजा के जो फेरोज के जो एडवाइजर्स थे, उनके मंत्री लोग, जितने भी पीपल उनके कोर्ट में थे वो सब अपर क्लास में आते थे। जो पीपल राजा के क्लोज थे या राजा के कोर्ट में थे वो सब अपर क्लास में आते थे। फिर उसके बाद है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में प्रोफेशनल लोग जैसे रिच मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, मर्चेंट्स मतलब जैसे बिजनेसमैन हो गए, बहुत ही ज़्यादा पैसा है किसी मर्चेंट के पास, ट्रेडर्स हो गए जो अदर कंट्रीज़ में जाके ट्रेड कर रहे हैं, आर्टिसंस जो स्किल्ड आर्टिसंस होते थे, जो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को डिज़ाइन करते थे, ठीक है। और प्रोफेशनल पीपल जैसे डॉक्टर, टीचर, और भी जो प्रोफेशनल जॉब होती थी, ये सब लोग आते थे मिडिल क्लास में।
और लोअर क्लास। लोअर क्लास सबसे नीचे वाली क्लास है, थर्ड क्लास, लोअर क्लास। इसमें आते थे स्लेव्स, लेबर्स, फ्री लेबर्स। लेबर्स मतलब जो वर्क करते थे फार्म में, इरिगेशन सिस्टम में, ये लोग लोअर क्लास में आते थे। देखो, एक इसका सबसे अच्छा फीचर ये था इजिप्शियन सोसाइटी का कि ये ना वर्ण सिस्टम जैसे नहीं था कि इसमें एक फिक्स हो गया वर्ण तो वो चेंज नहीं हो सकता। ये था इजिप्शियन सोसाइटी में कि अगर कोई जैसे लोअर क्लास का एक पीपल है, लोअर क्लास का एक इंसान है, वो अगर अपनी मर्जी से चाहता है, अगर वो स्किल्ड है, अगर उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और वो कर सकता है, तो वो अपनी क्लास बढ़ा भी सकता था। जैसे वो प्रोफेशनल में आ सकता था, अगर वो डॉक्टर बन गया, टीचर बन गया, तो वो मिडिल क्लास में आ सकता था। या फिर वो अपनी काबिलियत के दम पे राजा के कोर्ट में एंटर कर गया, या फिर राजा के एडवाइज़र बन गया, या फिर उनके आर्मी को देखने लगा, ठीक है, तो वो अपर क्लास में भी आ जाता था। तो ये यहाँ पे एक चेंजेबल सिस्टम था कि अपनी स्किल के हिसाब से ये लोग अपना क्लास चेंज कर सकते थे। अब इजिप्शियन सोसाइटीज़ में वुमेन्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। वुमेन्स भी बहुत ही ज़्यादा फ्री और लिबर्टी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कैसा पैट्रियार्किकल सिस्टम चल रहा है कि फादर से सन को सारी प्रॉपर्टी जाती है, ठीक है। उस टाइम पे इजिप्ट में होता था, जो प्रॉपर्टी थी ना वो सारी मदर से डॉटर को डिसेंडेंट की जाती थी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी वो मदर के नेम पे रहती थी और वो मदर से फिर उनकी बेटियों को दी जाती थी, फादर से सन को नहीं। तो वुमेन भी उतना ही ज़्यादा लिबर्टी, उतना ही फ्रीडम एंजॉय कर रही थी जितना कि मैन। और जो काम मेंस को करना अलाउड थे वो काम वुमेन्स भी कर सकती थी, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि वुमेन्स को मतलब फ्रीडम था कि हाँ वो कहीं भी जा सकती हैं, नहीं, वो ट्रेडिंग भी कर सकती थी, वो ट्रेड भी कर सकती थी, वो अदर मतलब स्टेट्स में जाके भी अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकती थी। उनको हर चीज़ में फ्रीडम था, वो बाहर भी घूम सकती थी, उनका जब मन हो, जहाँ जैसे मन हो वहाँ जाना, ये सब फ्रीडम उन्हें दिए गए थे। फ्री लेबरर्स, देखो अब जो फ्री लेबरर्स थे हमने पढ़ा लोअर क्लास में, इन लोगों पे ना बहुत, एक तो ये लोअर क्लास में आते थे, इन लोगों पे ना बहुत हैवी बर्डन था टैक्स का। अपर क्लास वाले लोग तो राजा को टैक्स देते होंगे नहीं, मिडिल क्लास वाले देते होंगे, पर इन पे उतना बर्डन नहीं था क्योंकि मिडिल क्लास में थे तो इनकी इनकम इतनी होती होगी। पर लोअर क्लास वाले थे जो फ्री लेबरर्स, इन पे बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन था टैक्स का, इनको बहुत टैक्स पे करना पड़ता था क्योंकि फार्मर्स भी होते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे तो इनसे ही ली जाती थी। ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पुअरली रहते थे, मड ब्रिक्स के होम में रहते थे, ठीक है, इन्हें इतनी ज़्यादा लग्जरियस नहीं मिलती थी। मतलब जो अपर क्लास और मिडिल क्लास वाले, जो अपर क्लास वाले लोग रहते थे उन्हें तो पहले बहुत ज़्यादा लग्जरीज मिलती थी, उनके पास सब होता था। मिडिल क्लास वालों को उनसे थोड़ा कम मिलता था, लेकिन जो लोअर क्लास वाले थे ना उन लोगों को बहुत ही कम मड ब्रिक के घर में रहने मिलता था, लग्जरीज इनके पास कुछ थी नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपर क्लास वाले लोग थे वो ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, तो ज्वेलरी पहनते थे तो वो ज्वेलरी गोल्ड की होती थी उनकी, मिडिल क्लास वालों की सिल्वर की होती थी। लेकिन जो लोअर क्लास वाले थे ना उन लोगों की ज्वेलरी होती थी आयरन की बनी हुई, ठीक है, वो ज्वेलरी ये लोग पहनते थे। फिर अभी हमने देखा कि स्किल्ड पीपल जो थे वो अपनी रैंक बढ़ा सकते थे, मतलब जो लोग स्किल्ड होते हैं, जो ब्राइट पीपल थे ना, वो लोअर क्लास से हायर क्लास में भी जा सकते थे अपनी स्किल्स के दम पे। रिलीजन, इजिप्शियन लोग या इजिप्शियन लोगों का जो रिलीजन था, ये लोग वर्शिप करते थे, तो इन लोग का ना एक कॉमन बिलीव था कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। मतलब इन लोग का ऐसा मानना था कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के बाद भी वो उनकी एक आफ्टर लाइफ होती है। इन लोग का ऐसा मानना था कि सिर्फ हमारी बॉडी मरती है, हमारा सोल जिंदा रहता है, तो उसकी भी एक आफ्टर लाइफ होती है। सोल को इन्होंने आफ्टर लाइफ से कनेक्ट किया, तो ये इनका एक कॉमन बिलीफ था। इजिप्शियन लोग जो थे वो बहुत सारे मतलब मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते थे।
किसी एक गॉड में, मतलब किसी एक ही भगवान को नहीं मानते थे। पिरामिड्स जो कि आज के टाइम पे बहुत फेमस है, इजिप्शियन पिरामिड जो टूरिस्ट प्लेस है, ये पिरामिड्स भी ना इसी के चलते बनाए गए थे। मतलब जो पिरामिड्स हैं वो बनना शुरू हुए थे 2600 BC, ठीक है। तो ये लोग, मतलब पिरामिड्स जो थे, जो पहला पिरामिड था वो होल्ड करता है, मतलब उसमें किंग फेरो, मतलब जो फेरोज है ना, किंग खाफरी, उनकी बॉडी रखी है। खाफरी को स्फिंक्स भी बोला जाता था। स्फिंक्स मतलब जो खाफरी थे उनकी बॉडी जो थी वो शेर की थी, लॉयन की थी, और उनका जो हेड था वो मैन का था, ह्यूमन का था, इसलिए इनको स्फिंक्स बोला जाता है। अब ये लोग किसी एक भगवान में तो मानते नहीं थे, बहुत से मल्टीपल गॉड्स में मानते थे। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटीज या इम्पोर्टेंट गॉड थे वो थे, एक थे ओसाइरिस। ओसाइरिस जो थे वो, उनको माना जाता था लॉर्ड ऑफ आफ्टर लाइफ। देखो, आफ्टर लाइफ या डेथ के बाद वाली जो लाइफ, ये इनका एक मेजर बिलीव था, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ओसाइरस भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ आफ्टर लाइफ माने गए। फिर दूसरे गॉड थे एमोन रे। एमोन रे को सन गॉड माना गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सन गॉड मतलब सूर्यदेव, ठीक है। एमोन रे भी इम्पोर्टेंट थे। फिर जब न्यू किंगडम आया, न्यू किंगडम के टाइम पीरियड में जो फेरो थे अकेंटन का बिलीव ये था कि वो ना एक सुप्रीम पावर में बिलीव करते थे। वो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव नहीं करते थे, वो बहुत सारे भगवानों में नहीं मानते थे। उनका सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास था जो कि थे एटन। एटन मतलब सन गॉड, द सन। एटन मतलब द सन, सूर्यदेव। तो जो अकेंटन थे फेरो, उन्होंने लोगों को फोर्स किया, उन्होंने पीपल को फोर्स किया कि वो सिर्फ गॉड एटन को वर्शिप करें, सिर्फ सूर्यदेव को वर्शिप करें। अब इसकी वजह से देखो, प्रीस्ट जो रहते हैं वो पहले भी और अभी भी बहुत मान्यता रहती है उनकी। तो जो प्रीस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि अब लोग फेरो के प्रेशर में आके, उनके दबाव में आके लोग सिर्फ एक ही गॉड को वर्शिप कर रहे थे, एटन को। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे प्रीस्ट ने लोगों को भड़काना शुरू किया, लोगों से बोला कि जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, जैसे कि अगर कोई डिसीज़ हो गया या कुछ हो गया, तो उन्होंने उसको गॉड से कनेक्ट कर दिया कि जो भी ये हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे ऊपर भगवान जी हमें गुस्सा कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक गॉड को ही पूज रहे हैं, हम सिर्फ एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम बाकी गॉड को नहीं मान रहे हैं। ऐसे करके प्रीस्ट ने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। फिर इसी में आता है ममीफिकेशन। रिलीजन में ही ममीफिकेशन आता है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है रिलीजन से ही। पीपल्स जो थे, इजिप्शियन लोग जो थे, उनका आफ्टर लाइफ में बिलीव था। तो उनका ऐसा मानना था कि जो प्लांट्स हैं, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, तो इनकी पत्तियां झड़ती हैं, लेकिन फिर स्प्रिंग के टाइम पे वो पत्तियां रीअपियर भी तो हो जाती हैं, नई पत्तियां भी तो आ जाती हैं। ऐसे ही मैन की लाइफ है, ऐसे ही इंसानों की लाइफ है कि उनकी जो बॉडी है वो मरती है, लेकिन जो सोल है वो जिंदा रहता है। सोल कभी नहीं मरता, सोल रहता है। इसीलिए ये लोग जो ह्यूमन बॉडी है उसको प्रिजर्व करके रखते थे। इन लोग का ऐसा मानना था कि उस ह्यूमन बॉडी को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि वो जो सोल है वो उसमें आता जाता रहता है। मतलब वो सोल अपनी बॉडी में आता है, फिर चला जाता है, री एंटर होता है। ये इन लोगों का मानना था। अब उस टाइम की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी देखो कितनी ज़्यादा मतलब एडवांस थी कि ये लोग इतने लंबे समय तक के लिए एक बॉडी को प्रिजर्व करके रख सकते थे। किन्हीं भी जड़ी बूटियाँ जो उनकी होती थी या जो उनके लेप वगैरह होते थे, उससे ये लोग बॉडी को इतना प्रिजर्व करके रखते थे। इन्हीं बिलीव्स के चलते, आफ्टर लाइफ के बिलीव के चलते, जो लार्ज टूम्स हैं, टूम्स बनाए गए। टूम्स मतलब होती है कब्र बनाई गई, उनमें रूलर्स की बॉडी को रखा गया, दफन किया गया, और पीपल ने फिर उनको भी वर्शिप करना शुरू कर दिया। पीपल ने धीरे धीरे उनको भी
पूजना शुरू कर दिया। इकोनॉमी, इजिप्शियन लोगों की इकोनॉमी डिपेंड थी बेसिकली ट्रेड पे, क्रॉप्स पे। देखो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन था वो नाइल रिवर के पास था, नाइल वैली में था, तो वहाँ की लैंड जो थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और फर्टिलिटी भी अच्छी थी। तो फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाता था। तो जो वहाँ के लोग थे, जितनी उनकी नीड थी ना, उससे ज़्यादा वो अनाज उगाते थे। तो जैसे कि उससे ज़्यादा उनकी नीड से ज़्यादा अनाज हुआ, तो उनने अपनी नीड का अनाज निकाल के, उनकी ज़रूरत का अनाज निकाल के, बाकी जो बचा हुआ अनाज था, तो जैसे बहुत बड़े बड़े कुछ लोग हैं, उनकी बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारा अनाज है, तो वो लोग ट्रेडर्स बन गए, उनमें से कुछ क्राफ्टमैन बन गए। ऐसी इनकी इकोनॉमी चलती थी कि जितनी नीड का इन्होंने अनाज निकाल लिया और जो बाकी का अनाज बचा उसकी वजह से ये लोग ट्रेडर्स बन गए, ट्रेड करने लगे। इजिप्शियन ट्रेडर्स जो थे उनका पूरा ट्रेड जो था वो चलता था, पूरा वो बेस्ड था शिप्स पे, क्योंकि ये नाइल रिवर के पास थी, तो इनको जो था ट्रांसपोर्टेशन रिवर के थ्रू ही करना पड़ता था, रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता था। तो ये इनके जो सारे गुड्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, ये शिप्स के थ्रू ट्रांसफर होती थी। इजिप्शियन शिप्स जो थी वो बेसिकली इजिप्ट में वीट और लिनेंस, ये इनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, इनका ट्रेड किया जाता था। तो जो इजिप्शियन शिप्स है वो वीट और लिनेंस जैसे प्रोडक्ट को कैरी करती थी, और इनका ट्रेड सिर्फ आसपास ही नहीं, मेडिटेरेनियन रीजन से लेके यूरोप और एशिया तक इनका ट्रेड चलता था। अब जैसे इजिप्शियन लोग हैं, तो उस टाइम पे तो बार्टर सिस्टम ही चलता था कि जो आपके पास है वो हमसे ले लो और जो हमारे पास नहीं है वो हमें दे दो। तो ऐसे ही इनका ट्रेड चलता था। तो इजिप्शियन जो लोग हैं वो, उनके पास ना मेटल्स के वेपन नहीं होते थे, उनके पास टूल्स रहते थे, वो भी स्टोन्स के, मतलब बहुत ही कम टूल्स थे। तो इजिप्शियन लोग यूरोप और एशिया में वीट और लिनेंस दे देते थे और वहां से मेटल के वेपन्स लेके आते थे, मेटल के वेपन्स रिटर्न में लेके आते थे। ऐसे इनकी इकोनॉमी चलती थी और इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि लैंड फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, तो क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा था। उसकी वजह से इजिप्ट में बहुत सी चीज़ें आने लगी, मतलब जैसे कि मेटल वेपन्स, ऐसे ही अलग अलग जगहों से ये बहुत सी चीज़ें लेके आने लगे। आर्किटेक्चर, देखो जो इजिप्ट लोग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि उनके टाइम पीरियड पे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड थे। इजिप्शियन लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे थे स्टोन की चीज़ें बनाने में, जैसे कि स्कल्पचर्स हो गए, तो बहुत ही बड़े बड़े साइज के, मतलब एकदम ग्रेट साइज के स्कल्पचर्स बने हुए हैं स्टोन से। ये लोग बहुत ही अच्छे बिल्डर्स थे स्टोन मटेरियल का, मतलब जो पत्थर होते ना उनका, ये कह सकते हैं हम कि पत्थर के अच्छे कारीगर थे ये लोग। जो जैसे कि अब देखो पिरामिड्स हैं, पिरामिड भी पत्थर से ही बने हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर को ब्लॉक्स में जमाया गया है, और कितनी ही नेचुरल क्लैमिटीज आने के बाद, आंधी तूफान कुछ भी आने के बाद, वो पिरामिड्स अभी भी अपनी जगह पे ही है, उनको कुछ नहीं हुआ है। स्फिंक्स मैंने आपको बताया था, जो पहले फेरो थे खाफरी, जिनकी बॉडी लॉयन की थी और जिनका हेड मैन का था, ह्यूमन बीइंग का था। स्फिंक्स का भी एक वहाँ पे बहुत ही बड़े, एक बहुत ही ग्रेट स्कल्पचर बना हुआ है, बहुत ही बड़ी एक मूर्ति बनी हुई है, वो भी वैसे की वैसे ही स्थिर है। रिलीजन से इंस्पायर होके इन लोगों ने टेम्पल्स बनाना शुरू किए। जो इजिप्शियन लोग थे रिलीजन जैसे बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते थे, तो इन्होंने रिलीजन से प्रेरणा लेके अलग अलग टेम्पल्स बनाने शुरू किए, टोम्स बनानी शुरू की। जो मोस्ट फेमस टेम्पल है ना इजिप्ट का, वो कार्नाक का गॉड एमोन का टेम्पल है, गॉड एमोन कार्नाक टेम्पल, ठीक है, बहुत ही फेमस टेम्पल है ये टेम्पल। अभी भी वहाँ पे अगर
जा सकें या हम विजिट कर सकते हैं तो देख सकते हैं वो टेम्पल अभी भी, कि वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कार्विंग्स होती है ना, तो उन टेम्पल में कार्विंग्स भी हैं जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बताती है। स्कल्पचर स्टिल सर्वाइव आफ्टर सो मैनी नेचुरल कैलेमिटीज। मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, देखो इजिप्शियन लोग हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम से एडवांस थे। अब ये लोग साइंस में, मैथमेटिक्स में, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो पिरामिड्स थे, तो पिरामिड्स मतलब जो ब्लॉक्स स्टोन्स से बने हुए थे ना, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उनको इस तरीके से एक पर्टिकुलर उसमें अरेंज करना कि उन्हें मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ना वो गिर रहे हैं, ना उनकी वजह से मतलब कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आ रही है, तो वो वहीं पे स्थिर है। जो एक एक ब्लॉक होता था ना, जो एक एक स्टोन होता था, वो 9 से 10 टन का होता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस उनके टाइम की थी। वो लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने इसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया, इतने बड़े ब्लॉक्स को एक न्यूमेरिकल तरीके से सोच के कि हमें इसे कैसे ट्राइंगुलर शेप में या कैसे इसको अरेंज करना है। ऐसे ही इजिप्शियन जो डॉक्टर्स थे, तो हमने देखा ममीफिकेशन में कि ये लोग कैसे एक बॉडी को प्रिजर्व कर लेते थे, मतलब उस बॉडी को इतने टाइम तक बचा के रख लेते थे। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ होती है कि ना उस टाइम पे, मतलब अभी तो जो कोल्ड स्टोरेज में बॉडी को स्टोर किया जाता है, ठंडी जगह पे रखा जाता है, वहाँ पे उस टाइम पे वो लोग ऐसी कुछ सर्टेन हर्ब्स यूज़ करते थे, कुछ जड़ी बूटियाँ यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो बॉडी को बचा लेते थे। मतलब वो एक ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी से बहुत अच्छे से फैमिलियर थे, बहुत अच्छे से जानते थे एक ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को। इतना ही नहीं, जो इजिप्शियन डॉक्टर्स थे ना, वो टूटी हुई बोन्स को, टूटी हुई हड्डियों को कैसे जोड़ा जाता है, जो वूंड्स है, मतलब जैसे युद्ध में किसी सिपाही को बहुत ही गहरा घाव हो गया है तो उसे कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे। और जड़ी बूटियों के बारे में भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, तभी वो इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते थे। हीरियोग्लिफिक्स, लास्ट टॉपिक है हमारा हीलियोग्राफिक्स। तो जो हीरियोग्लिफिक्स होती है ना, उनका मतलब होता है राइटिंग। हीरियोग्लिफिक्स मतलब राइटिंग। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो राइटिंग है वो डेवलप हुई थी अराउंड 4000 से 3000 BC के अराउंड में डेवलप हुई थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में राइटिंग, मतलब इनकी जो राइटिंग्स मिली थी या इनकी जो हमें बुक्स मिली थी, ये रिटन नहीं थी, इन पे लिखा नहीं था, मतलब अल्फ़ाबेट्स में, वर्ड्स में नहीं लिखा था। जो फर्स्ट राइटिंग हमें मिली थी ना, वो पिक्चर राइटिंग थी। मतलब इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू बताना शुरू किया था, बनानी शुरू की थी चीज़ें। जैसे कि एक आँख का सिंबल है, आई का सिंबल है, तो वो हमें बताता था कि आँख से मतलब देखना है, तो वो सिंबल हमें बताता था कि देखा जा रहा है या देखना किसी चीज़ को। ऐसे इन्होंने पिक्चर या सिंबल्स के थ्रू अपनी फर्स्ट राइटिंग को बताया था। फर्स्ट राइटिंग इनकी पिक्चर राइटिंग मिली है। जो फर्स्ट इजिप्शियन बुक है वो लिखी गई थी अराउंड 4000 BC तक। जो पपायरस प्लांट होता है ना, पपायरस प्लांट की लीव्स पे, पपायरस प्लांट पे लिखी गई है ये फर्स्ट इजिप्शियन बुक। पपायरस प्लांट आज मतलब डेवलप्ड होते अब हम इसको पेपर बोलते हैं। पेपर का अर्ली या एंशियंट नेम ही पपायरस है। ये सब चीज़ें इसलिए सरवाइव कर पाई इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। देखो, हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ें किन्हीं भी रीज़नों की वजह से हमें नहीं मिलती हैं, रिटन चीज़ें, राइटिंग नहीं मिलती हैं। ये इजिप्शियन में पपायरस प्लांट की लिखी हुई लीव्स खराब हो जाती, लेकिन ये चीज़ें अभी तक इसलिए बची हैं क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ना, मतलब इजिप्ट का जो एरिया है वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है, सूखा जगह है, वो ड्राई एरिया है। अगर उन पे पानी लगता तो वो भी ख़राब हो जाती, गल जाती या सड़ जाती, लेकिन उनको अच्छे से ड्राई क्लाइमेट में प्रिजर्व करके रखा गया है, तभी हमें उनसे इतनी सारी चीज़ें पता चली हैं।
अर्ली इजिप्शियन राइटिंग्स जो है वो रिलीजन के बारे में भी हमें बताती हैं, उनका इजिप्ट का रिलीजन कैसा था। और एडवेंचरस स्टोरीज़ मतलब हो सकता है कि देवी देवताओं से रिलेटेड हो, या फिर उनके किसी फेरो मतलब उनके किसी किंग से रिलेटेड स्टोरी हो। ऐसी स्टोरीज़ भी हमें इजिप्शियन राइटिंग में मिली हैं, इजिप्शियन हीरियोग्लिफिक्स में मिली हैं।